साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो की शुरुआत एक अच्छी खबर से। लगातार जो लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि ऑल इंडिया कोटे में नीट के माध्यम से मेडिकल की यानी कि एमबीबीएस की जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें ओबीसी को कोटा क्यों नहीं दिया जाता है, उनको एक आंशिक तौर पर ही सही सफलता मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए केंद्र से कहा है कि 3 महीने के भीतर एक कमेटी गठित करें और इस कमेटी को इसके लिए निर्देशित किया है कि वो जो कोटे की मांग चल रही थी नीट में की परीक्षाओं में उसको सुनिश्चित करें। एक अच्छा फैसला हुआ है। ये फैसला उन लोगों के लिए नज़ीर है जो जिन तथाकथित पार्टियां खुद को सामाजिक न्याय की, पिछड़ों और दलितों की हितैषी बताती हुई फिरती हैं। उनके पिछलग्गों के लिए भी नज़ीर है कि कम से कम वो घोड़े की तरह केवल सामने देख करके ना चलें। पूरे देश भर में सामाजिक न्याय के लिए जहाँ जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ करने की ज़रूरत है। आपके इसी अति जातिवाद की वजह से उत्तर भारत की किसी भी पार्टी ने इस मामले में आवाज़ नहीं उठाई। इस मामले में आवाज़ उठाने के लिए तमिलनाडु की एआईडीएमके, डीएमके, पीएमके समेत तमाम सारी पार्टियों को साधुवाद और बधाई देनी चाहिए, क्योंकि वही लोग ये मामला लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि आप इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाइए, तो वहाँ पर भी अगर ये लोग चाहते तो ये बहाना बना सकते थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ मकसद दिखावा नहीं था, वहाँ ओबीसी को लाभ पहुँचाना था। इसलिए इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट आए। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसला तब सुनाया जब कोई कोर्ट में गया, अपना पैसा खर्च किया, समय खर्च किया। यही उम्मीद की जाती है तमाम सारे पिछड़े और दलित वर्ग की पार्टियों से। बहुत सारी पार्टियां जो एकदम छोटे स्तर पर हैं, जिनके पास 1-2 विधायक हैं, या कुछ पार्टियां जिनके पास 1-2 भी विधायक नहीं हैं, उन पार्टियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसी पार्टियां जो उत्तर भारत के कई राज्यों में समय समय पर सत्ता में आती रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, इस तरह की पार्टियां जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की इतर राजनीति करने की बात करती हैं। हालांकि इनमें से भी कई पार्टियां समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस की पिछलग्गू की तरह बर्ताव करती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन पार्टियों से ये उम्मीद की जाती है कि लगातार पिछड़े और दलितों की बात करती हैं कि इनके पास तो इतने ज़्यादा पैसे की कमी और संसाधनों की नहीं है कि इस तरह के मामलों को लेकर के ये कोर्ट में भी ना जा पाएँ, लेकिन नीयत नहीं है। अब अपने असली मुद्दे पर आता हूं। क्रीमी लेयर का मामला जो इस समय चल रहा है उसमें संक्षेप में आपको बता देता हूं, क्योंकि पहले भी मैंने 21 मिनट का एक लंबा वीडियो बनाया था ताकि आपको क्रीमी लेयर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी जा सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो उसमें भी मैंने लिंक दे दी है, ताकि जिन लोगों को पता ना हो कि क्रीमी लेयर पहले क्या था, अब क्या है, क्या बदलाव हुआ है, उसमें सब कुछ डिटेल आपको मिल सकती है। लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूं कि शर्मा कमेटी की सिफारिशें अगर लागू हो गई, कृषि से जो आय हो रही है पिछड़े वर्ग की, वो और सैलरी इनकम अगर जुड़ने लग जाएगी तो भले ही उसका दायरा 12 लाख या 15 लाख भी कर दिया जाएगा, तब भी पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग, एक बहुसंख्यक तबका बाहर निकल जाएगा जिन लोगों को पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन हासिल ही नहीं होगा। सी और डी क्लास की श्रेणी के लोग जो केंद्रीय नौकरियों में हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इतने हिसाब से उसमें साजिश रची गई है कि जो पहले से जो क्रीमी लेयर चला आ रहा था उसमें एक नियम ये था कि अगर पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र के बाद ए या क्लास 1 का ऑफिसर बन रहा है तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको क्रीमी लेयर में नहीं माना जाएगा। लेकिन शर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो अगर लागू होती हैं तो उसमें यह भी क्लॉज हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अलग से इसके लिए प्रतिबंध नहीं किया गया है। इसलिए नेशनल जनमत अपील करता है कि ऑफिस मेमोरेंडम जो तैयार किया गया था 1993 का, उसमें यह कहा गया था कि वंशानुगत व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाए। तो मैं अनुरोध करता हूं पिछड़े और दलित वर्ग के तमाम सारे नेताओं से जो इसको लेकर के पत्र लिख रहे हैं, हालांकि अभी तक केवल पिछड़े वर्ग के नेताओं के ही पत्र सामने आए हैं, वो चुनिंदा लोग जो अभी भी मुद्दों से टकरा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सारे मुर्दों में हम अभी जिंदा हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम विधायकों और सांसदों के पत्र आए हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए है, पूरे देश के पिछड़ा वर्ग इससे प्रभावित होने जा रहा है। इसलिए अन्य जगह से जुड़े हुए लोग जो अपने आप को किसी भी नेता का करीबी, घनिष्ठ, राइट हैंड, पिछलग्गू कुछ भी मानता हो, कम से कम उन नेताओं से इस मामले पर पत्र लिखवाएं। ना लिखवाएं तो कम से कम उनसे चर्चा जरूर करें। आपको बात समझ में आ जाए कि पिछड़े दलितों की बात करने वालों के अंदर कितनी हैसियत बची हुई है। जो लोग पत्र लिख रहे हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि कम से कम इस बात का जिक्र जरूर करें कि वंशानुगत व्यवसाय से जुड़ी हुई जो जातियां हैं, 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम में जब स्पष्ट था कि उन लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जैसे नाई जाति है, विश्वकर्मा लोहार जाति है, बढ़ई जाति है, तेली है, यानी कि जिनको काम से जिनको जाति पहचान होती है, उस स्पष्ट था कि उनको क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो अपने अपने जातिवाद से बाहर निकल करके कम से कम पिछड़े वर्ग की इन जातियों के हित में आवाज़ बुलंद करिए और अपने पत्र में ये बात भी शामिल करिए। पहले तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि इन लोगों को धन्यवाद दिया जाए कि कम से कम सोते हुए इस पिछड़े वर्ग से बाहर निकल करके इन लोगों ने हिम्मत की है। पहला धन्यवाद देना चाहता हूं सतना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह जी को, जो ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले उन्होंने ओबीसी के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग से सांसद हैं, उन्होंने जगाने के लिए उनको पत्र लिखा और कहा कि शर्मा कमेटी की सिफारिशों का विरोध करें, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को ट्वीट करें। हालांकि उनके पत्र लिखने के बाद बीजेपी से किसी भी सांसद की अभी तक कोई पत्र सामने नहीं आया है। सोच लीजिए कि गुलामी की मानसिकता किस हद तक हावी है कि अपनी ही पार्टी के एक ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के लिखने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद जी, जो ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, उनका पत्र जरूर सामने आया है। उन्होंने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। हम नेशनल जनमत की तरफ से संपूर्ण पिछड़े कमेरे समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस अहम मुद्दे पर वो आगे निकल करके सामने आए। इसके अलावा लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक नाम चर्चित हुआ है इस दौरान, राकेश राठौर, भारतीय जनता पार्टी से सीतापुर सदर से विधायक हैं। इसके बाद भी पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में जो एक ऑडियो इनका वायरल हुआ था, उसके बाद पूरे देश भर में एक मजबूत पहचान बनाई है। तेली बिरादरी से आते हैं पिछड़े वर्ग की, इन्होंने भी पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश के पहले पिछड़े वर्ग के विधायक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन उस दायरे में कृषि, आय और सैलरी को न जोड़ने की बात कही है। इसके बाद नाम आता है चौधरी अमर सिंह, ये अपना दल एस के विधायक हैं। हालांकि उनकी सीमाओं से बाहर रहते हैं, यही वजह है कि लगातार सत्ता में शामिल होने के बाद भी, यानी कि इनकी पार्टी आदित्यनाथ सरकार में एक बेहद छोटे सहयोगी के तौर पर सत्ता सहयोगी की भूमिका निभा रही है। इसके बाद भी समय समय पर जहां और पिछड़े दलित वर्ग के लिए बोलने की बात आती है, चौधरी अमर सिंह बिना नेतृत्व की परवाह किए हुए लगातार इस तरह के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इस मुद्दे पर भी इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। डॉक्टर आर.के. वर्मा, विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ की विधानसभा है, वहाँ से विधायक हैं। अपना दल एस के बागी विधायक माने जाते हैं, विद्रोही विधायक इनको कहा जाता है। इनको अपना दल एस का बागी इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके अंदर सच कहने की क्षमता है और अपनी पार्टी की ही गलत नीतियों पर समय समय पर विरोध दर्ज करा देते हैं, इसलिए इनको पार्टी का बागी और विद्रोही बताया जाता है। हालांकि अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं, पिछड़े और दलित वर्ग के हितों में लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये डिमांड की है। अपनी पत्र में इन्होंने एक और बात जोड़ी है, इन्होंने आउटसोर्सिंग की नौकरियों में इसके अलावा निजी क्षेत्र में आरक्षण की तो मांग की ही है, साथ ही इन्होंने एक बात और कही है कि जो सरकार की अनुदानित योजनाएं हैं, यानी कि तमाम सारे स्टार्टअप्स की जो बात की जा रही है, उन स्टार्टअप्स में भी ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को आरक्षण या प्राथमिकताएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाते हुए मांग की है कि इस तरह की अनुदानित योजनाओं में भी वंचित तबके को लाभ दिया जाना चाहिए। ये 4 पत्र नेशनल जनमत के पास आ चुके हैं। फिर से आपको नाम बता देता हूं,
विधायक राकेश राठौर जी का, चौधरी अमर सिंह जी का, विधायक डॉक्टर RK वर्मा जी का और राज्यसभा सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद जी का। इसके अलावा 3 अन्य नेता हैं जिन लोगों ने आश्वासन दिया है कि शाम तक या कल सुबह तक ये लोग भी पत्र लिखवा करके प्रधानमंत्री के पास तक भिजवा देंगे और नेशनल जनमत के पास भी एक कॉपी उपलब्ध हो जाएगी। रवि प्रकाश वर्मा जी, जो लखीमपुर खीरी से लोकसभा से 3 बार सांसद रहे, वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी पत्र भी इंतजार है, वो पत्र भेज रहे हैं। वासुदेव यादव समाजवादी पार्टी से MLC हैं, इनका भी पत्र आना है नेशनल जनमत के पास। रमा निरंजन, ये भी MLC हैं समाजवादी पार्टी के। इन तमाम सारे लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद आपको भी वो पत्र उपलब्ध करा देंगे। नेशनल जनमत इसको एक पॉजिटिव साइन की तरह देखता है कि कम से कम कुछ लोग निकल करके आगे तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पिछलग्गू जो अपने अपने जाति के नेताओं के पीछे घूमने में व्यस्त हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि अगर वास्तविक में आप मानते हैं कि आप समाज सेवक हैं, जैसा कि आप अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, तमाम सारे समाज सेवियों का और समाज सेवी संगठनों का एक ही मकसद है कि वो अपने जाति के ब्यूरोक्रेट से, अपने जाति के नेताओं से संबंध गांठ लें, अपने काम निकाल लें, अपने जाति के ही कुछ लोगों को नेताओं से मिलवा करके उनके साथ चाय पिलवाने को ही जो लोग समाज सेवा मानते हैं, उनसे अनुरोध है कि वास्तव में अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, इन नेताओं के घर पर बैठते हो, उनकी तारीफ में शान में कसीदे गढ़ते हो, सोशल मीडिया में पोस्ट लिखते हो, उनको सामाजिक न्याय की या किसी जाति की शिरोमणि बताते हो, तो कम से कम उन लोगों से एक पत्र लिखवा लो। पत्र नहीं लिखवा सकते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी को ट्वीट करवा लो, कुछ तो करो, क्योंकि OBC वर्ग को अगर नुकसान होगा तो आपके घर के बच्चों को, उनके भविष्य को भी नुकसान होगा। जाति के नाम पर अपनी अपनी मंडी सजाने वालों, अनुरोध है कि समय रहते OBC बन जाओ, क्योंकि जिनसे आपका मुकाबला है वो एक वर्ण है और वर्ण की लड़ाई वर्ग से ही संभव है, केवल एक जाति से संभव नहीं है। इसलिए नेशनल जनमत समय समय पर आपसे अपील करता रहता है कि केवल जब आपके जाति का नेता कुछ बोले वो ही सामाजिक न्याय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़े और दलित वर्ग के हित में आगे निकल करके सामने आ रहा है, भले ही वो आपके प्रदेश का हो या ना हो, अगर वो इस वर्ग के प्रति कुछ अच्छे निर्णय ले रहा है तो मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करिए। तब ये तमाम सारे भैया जी, तमाम सारी बहन जी, तमाम सारी दीदी जी नींद से जागेंगे और अपने महलों से बाहर निकलेंगे। इस मामले में सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यही एक पार्टी है जो वर्तमान में पिछड़ों वर्ग की प्रतिनिधित्व पार्टी अपने आप को कहती है। काम करे या ना करे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों के हितों के लिए काम करती है। लेकिन क्रीमी लेयर का मुद्दा जो सीधे सीधे पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसमें भी अखिलेश यादव या प्रोफेसर राम गोपाल यादव का अभी तक सीधे तौर पर कोई मजबूत बयान सामने नहीं आया है। वो तो ये कहिए कि बिशंबर प्रसाद निषाद जी ने, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, एक पत्र लिख दिया। इसलिए मैं तमाम सारे लोगों से अनुरोध करता हूं जो विभिन्न पार्टियों में हैं, जिस तरीके से जनेऊ नेक्सस एक दूसरे को बचाने के लिए काम करता है। जब ये पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण आरक्षण देने जा रही है, तो विभिन्न पार्टियों का जनेऊ नेक्सस एक साथ एक सूत्र में पिरो गया था और वो लोग एक दूसरे के लिए अंदर अंदर समर्थन करने लगे थे। उसी तरीके से क्रीमी लेयर के मुद्दे के लिए आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, कम से कम अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, आप ये मानते हैं कि पिछड़े वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सामने आइए, पत्र लिखिए, ट्वीट करिए, जो भी आपकी क्षमता है, विरोध दर्ज कराइए। इस मामले में विरोध दर्ज कराना चाहिए था तेजस्वी यादव को, क्योंकि सामाजिक तौर पर भले ही अखिलेश यादव के पास अनुभव ज़्यादा हो, उम्र का भी और सत्ता चलाने का भी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पोस्ट से लेकर के उनके बर्ताव हमेशा अखिलेश यादव से मैं बेहतर मानता हूं। और ये भी मानता हूं कि तेजस्वी यादव के अंदर अपने पिता के कारण सामाजिक न्याय की ज़्यादा बेहतर समझ है, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस मामले पर वैसा संघर्ष नहीं कर पाए जैसी हमें उम्मीद थी। रामविलास पासवान भले ही अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन मंडल की लड़ाई के समय में
उन्होंने शरद जी का, लालू यादव जी का, नीतीश कुमार जी का, जॉर्ज फर्नांडीज, जो लोग भी लड़ाई लड़े थे बीपी मंडल साहब से लेकर तमाम सारे लोग, उन्होंने सहयोग किया था। और बीपी सिंह जी की सरकार में लागू करवाने में मंडल कमीशन उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनके पुत्रों में वो बात नहीं आ पाएगी, उसकी वजह क्या है वो आप लोग जानते हैं, वो निजी वजह है, इसलिए उसको कहना ठीक नहीं है। लेकिन रामविलास पासवान जी को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए था, बहन जी को आगे आना चाहिए था, लेकिन बहन जी को तो इस समय सबसे ज़्यादा एक खास जाति की चिंता है, इसलिए बहन जी तो नहीं बोलेंगी। लेकिन पिछड़े वर्ग की अन्य पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को, अनुप्रिया पटेल को, ओम प्रकाश राजभर जी को, बाबू सिंह कुशवाहा जी को, इन तमाम सारे लोगों को इस मुद्दे को प्रमुखता से आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अफसोस अभी तक नहीं बढ़ाया गया। सबसे ज़्यादा अफसोसजनक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पत्र लिखने के बाद ही राजेश वर्मा जी, जो सीतापुर से सांसद भी हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अभी तक उनका इस मामले में कोई भी बयान या पत्र सामने नहीं आया है। उससे भी शर्मनाक बात यह है कि ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दारा सिंह चौहान, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका भी अभी इस मामले में कोई बयान नहीं आया है। तो उत्तर प्रदेश के अन्य मंत्रियों, अन्य विधायकों, अन्य सांसदों की बात क्या की जाए। फिर भी आप किसी भी देश के हिस्से में रहते हैं, अगल बगल नजर दौड़ाइए, पहली प्राथमिकता ओबीसी विधायक, सांसद, मंत्री, नेता की है, उससे पत्र लिखवाइए, ट्वीट करवाइए। दूसरा, सवाल करिए वंचित वर्ग से, क्योंकि जो लोग बहुजन यूनिटी की बात करते हैं, बहुजन यूनिटी एक हाथ से ताली बजाने से नहीं चलेगी। आज पिछड़े वर्ग को अगर आपकी जरूरत है तो आपको भी दिल बड़ा करके सामने आना पड़ेगा। अभी तक किसी भी दलित समाज के संगठन या दलित समाज के नेता की तरफ से ओबीसी का क्रीमी लेयर के दायरे की गलत परिभाषा करना और उसमें कृषि आय और सैलरी को जोड़ने का विरोध सीधे तौर पर दर्ज नहीं कराया गया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन करके लोगों ने कहा है कि ये गलत है, लेकिन दलित समाज का कोई बड़ा संगठन या बड़ा नेता अभी भी इस मामले में प्रमुखता से आगे नहीं आया है। मैं मानता हूं कि आप लोग पिछड़े वर्ग से ज्यादा जागरूक हैं, इसीलिए इस वर्ग को धर्म की चाशनी में डूबा रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से बड़प्पन दिखाइए और आगे आकर के कहिए कि तुम भले ही मूर्ख बने रहो, भले ही चिरनिद्रा में सोते रहो, लेकिन हम तुम्हारे मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। तब सही अर्थों में ये बहुजन यूनिटी मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी। इस मामले में पिछड़े वर्ग के तथाकथित राय चंदों और अति ज्ञानियों पर भी निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि वो सत्ता पोषित होकर के इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके बयान इस तरीके से आते हैं जैसा उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन के समय में किया था। मांग ये होनी चाहिए थी कि पिछड़े वर्ग को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जब तक कि उसको संख्या के बराबर नौकरियों में हिस्सा नहीं मिल पाता। अपनी तो मांग कर नहीं पाए थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के ही तमाम सारे नेताओं ने ऐतिहासिक गलती करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल ही फाड़ दिया था और उनके चमचों ने उस समय अपने ही अपेक्षाकृत कमजोर भाइयों का सहयोग न करते हुए विरोध किया था। उसी तरीके से जब क्रीमी लेयर की बात आती है तो अपनी मांग रखने की बजाय, जातिवार जनगणना की मांग रखने की बजाय मांग ये करने लग जाते हैं कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन में भी तो क्रीमी लेयर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने में से हटवाने की कोशिश करें या उसकी सीमा का यानी कि दायरा इतना ज़्यादा करवाने की कोशिश करें कि उसमें ओबीसी वर्ग के ज़्यादातर लोगों को नुकसान ना हो। अपनी लाइन को लंबा खींचें, दूसरे की लाइन को छोटा ना करें। यही बहुजन यूनिटी में बहुत बाध्यकारी साबित होता है। नेशनल जनमत फिर से इन लोगों को धन्यवाद देता है जिन सांसदों और विधायकों ने अभी तक पत्र लिखा है। इसके अलावा आप लोगों से अपील करते हैं कि इन चुनिंदा सामाजिक न्याय के ठेकेदारों को छोड़ दीजिए उनके हाल पर। आप अपने इर्द गिर्द किसी भी नेता से, किसी भी संगठन से पत्र लिखवाइए, ट्वीट करवाइए, इतना दबाव बना दीजिए कि सांसद गणेश सिंह और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों ने जो इस मुहिम को अभी तक जिंदा बनाए रखा है अपनी क्षमताओं में रहते हुए, क्योंकि वो तमाम सारे लोग बीजेपी के ही नेता हैं, ज्यादा बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने दायरे में रह करके जितना वो कर सकते थे, सत्ता के अंदर रहते हुए अंदर माहौल बना सकते थे, उन्होंने बनाया। लेकिन विपक्ष कहां मरा हुआ है, कहां सोया हुआ है,
क्यों इन मुद्दों पर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मैं लगातार कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का समर्थन करता हूं इस बात को लेकर के कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता है जो हर मुद्दे पर सड़क पर आता है। एक महीने में 7वीं बार उनकी गिरफ्तारी हुई है 1-2 दिन पहले। तो क्यों नहीं अजय कुमार लल्लू इस मुद्दे पर मुखर होकर के आगे आते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, सड़क पर उतरते हैं। क्योंकि इस समय एक्चुअल बात यही है कि मुझे सिर्फ विपक्ष में अजय कुमार लल्लू, ओम प्रकाश राजभर और ऐसे ही 1-2 नामों से उम्मीद है जो सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर सकते हैं। अखिलेश जी से तो अब यह भी उम्मीद नहीं बची है कि कितना भी धिक्कारिए, कितना भी उन पर अफसोस जताइए, वो किसी भी मुद्दे पर ट्वीट कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इसी सब के बीच में रास्ते निकालने हैं, खुद से सवाल करना है कि हम नेताओं पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सारी चीजें यूं ही नहीं छोड़ सकते। अपनी जिम्मेदारी निभाइए, फेसबुक पर लिखिए, खुद से ट्वीट करिए। देखते रहिए नेसल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है